आई होप आप सभी को अटैकिंग मेथोडोलॉजी पता है, फिर चाहे वो अनएथिकल हो, एथिकल हो। एक प्रॉपर अटैकिंग मेथोडोलॉजी होती है जो कि 5 या फिर 6 स्टेप्स में होती है। फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निशंस, नेटवर्क स्कैनिंग, एनुमरेशन, गेनिंग एक्सेस और एक्सप्लॉइटेशन, मेंटेनिंग एक्सेस एंड लास्ट इज क्लियरिंग ट्रेसेस और लॉग्स। ठीक है, ये 6 स्टेजेस होती है। हमको पता है कि अटैक करना होता है, ये 6 स्टेज एक बाय एक करेंगे। जो मशीन से उस पे भी हम यही करते आ रहे थे। एम आई करेक्ट? एम आई करेक्ट? यस, यही 6 स्टेजेस होते हैं। इसी तरीके से हमने जो मशीन अभी तक कॉम्प्रोमाइज करी है, जो भी 1-2 इसी तरीके से करी है, राइट? डिवाइस लैग हो गया क्या? मेरी वॉइस आ रही है? ओके, डिवाइस लैग हो गया। ओके फाइन। ठीक ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि अब जो थ्रेड्स है ना, थ्रेड्स अलग-अलग टाइप के काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। ठीक है? तो जो सबसे एडवांस्ड थ्रेड्स में हमारे पास जो आते हैं, जो आप आज के टाइम में सबसे बड़ा कंसर्न हमारा रहता है, डीआरडोस में भी छोटा-सा मैंने मेंशन किया था उस चीज़ का, वो चीज़ है एपीटी। ओके, सो व्हाट इज़ एपीटी गाइस? व्हाट इज़ एपीटी? What is APT? APT stand for Advanced Persistent Threat. Okay. So what are these? Let me just show you. APT, Advanced Persistent Threat. ठीक है, क्या है? Advanced persistent threat is a cyber attack that involve a stealthy intrusion into a network to steal data over a sustained period. APTs are sophisticated, well planned and open study sponsored. ठीक है? Advanced persistent threat is an intruder establish a presence on a network to mine private data. ठीक है? Is a stealthy threat actor, typically a state or state sponsored group which gains unauthorized access to a computer network. ओके, एपीटी इट इज अ सोफिस्टिकेटेड सस्टेन्ड साइबर अटैक। बार बार कुछ चीजें आ रही है, थ्रेट एक्टर आ रहा है, साइबर अटैक आ रहा है, सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं, स्टील्दी बोल रहे हैं। तो इस चीज को प्रॉपर अपन यहाँ पे देख लेते हैं। डेफिनेशन आप मल्टीपल जगह से निकाल के आप उसको जोड़ के एक अच्छी से डेफिनेशन बना लेना। फिलहाल यहाँ पे कुछ पॉइंटर बता रहा हूँ, वो समझ लीजिए। एपीटी पहली बार एडवांस्ड थ्रेट एक्टर्स है। ठीक है, थ्रेट एक्टर यानी कि किसी प्रकार का साइबर क्रिमिनल ग्रुप हो सकता है, किसी प्रकार का किसी प्रकार का एक तरीके का जो बोलते हैं थ्रेट एक्टर ग्रुप हो सकता है। ठीक है, ये जो होते हैं एडवांस्ड थ्रेट्स होते हैं। आज के टाइम पे सबसे बड़ा अगर कंसर्न होता है तो वो होता है एपीटी। ठीक है, तो एपीटी वेरी हाईली स्किल्ड एक्सपीरियंस्ड साइबर क्रिमिनल्स के ग्रुप होते हैं। ठीक है, और ये जनरली अलग अलग तरीके से मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है, ये फाइनेंशियली मोटिवेटेड भी हो सकते हैं, यानी कि इनको पैसे चाहिए। ठीक है, पैसे होते हैं इनके पास बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे होते हैं। तो और ज्यादा इनको वो चीजें करनी है। या फिर ये आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से कोई भी इनके आइडियोलॉजी हो सकती है, उसके लिए ये वो काम कर सकते हैं। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड भी हो सकते हैं, यानी कि कोई कंट्री जैसे कि नॉर्थ कोरिया या चाइना, स्टेट जो नेशन स्पॉन्सर्ड जो वहां की गवर्नमेंट है उनसे स्पॉन्सर्ड एक आर्मी बनाई गई है या कोई ग्रुप खड़ा करा गया है। तो ये चीजें होती है एपीटी। ठीक है, तो एपीटी क्या सोफिस्टिकेटेड होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये जो ग्रुप होते हैं ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड टाइप के साइबर अटैक्स करते हैं, जिसमें कि ये जीरो डे वल्नरेबिलिटी का भी यूज लेते हैं, जीरो डे अटैक का यूज लेते हैं, स्पेयर फिशिंग का यूज लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इनके पास बहुत हाईली अमाउंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज होती है, क्योंकि स्टेट से मोस्टली स्पॉन्सर्ड होते हैं ये। तो रिसोर्सेज की किसी प्रकार की कमी नहीं होती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट से स्पॉन्सर्ड होते हैं। तो ये अपने ही कंट्री में रह के काम करते हैं, तो इनको बाहर वाले को इनके ऊपर एक्शन भी नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रुप्स होते हैं ये ऐसे ही किसी को टारगेट नहीं करते। इनके जो टारगेट होते हैं गवर्नमेंट्स होती है, दूसरी कंट्रीज हो सकती है, या फिर किसी प्रकार की फॉर्च्यून 500 टाइप की जो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि गूगल, बिग फोर, बिग फाइव, इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इनके टारगेट होते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव इनके अलग अलग हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया इनके मोटिवेशन अलग अलग होते हैं। जरूरी नहीं कि फाइनेंशियली मोटिवेटेड हो। ठीक है, और कुछ भी मोटिवेशन हो सकता है इनका। तो मोटिवेशन इनका क्योंकि फाइनेंशियल नहीं होता है, तो इनके ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकते हैं। और इनका जो मेन पर्पस होता है कि जो गवर्नमेंट है, या तो गवर्नमेंट को, कंट्री की गवर्नमेंट को गिरा दिया जाए, या फिर किसी भी प्रकार का कोई सेंसिटिव ऐसी चीजें निकाला जाए जो कि डिफेंस से रिलेटेड हो, प्राइवेट डेटा माइन कर लिया जाए, या फिर पूरे कंट्री को कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए। मतलब ऐसे बड़े बड़े इनके ऑब्जेक्टिव होते हैं।
ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव कुछ भी होते हैं हो सकते हैं, ग्रुप्स होते हैं प्रॉपरली, ठीक है? एनोनिमस ग्रुप्स है ये, लेकिन काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें इनके बारे में पता है। तो वो मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते जाऊँगा। काफ़ी सारे ग्रुप्स होते हैं जैसे कि एपीटी 28, एपीटी 30, एपीटी 1, एपीटी 2, एपीटी 3, इनके अलग-अलग नाम भी होते हैं, ठीक है? ये एपीटी एक स्टैंडर्ड्स के थ्रू क्लासिफिकेशन करा गया है, एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मैं बताऊँगा उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम। तो जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो आप मान के चलिए, अगर आप एक सिक्योरिटी पर्सन है तो आपके लिए वो एपीटी ही होना चाहिए। ठीक है? जो मैक्सिमम जो चीज़ें हैं, वो रोकी जा सकती है डिफेंस मैकेनिज़्म लगा के, लेकिन जो एपीटी जो करते हैं और एपीटी को जो मिमिक करते हैं, जो प्रोफेशनल जो रेड टीमर्स भी मिमिक करते हैं, पेन टेस्टर भी एपीटीज़ को मिमिक करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर काफ़ी एडवांस लेवल के जो मैकेनिज़्म्स होते हैं, वो टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है? और ये चीज़ होती है जहाँ तक हमें जाना है, राइट? तो अगर आपका माइंडसेट है कि जस्ट ये बेसिक वाईफाई हैकिंग 3-4 ये जो चीज़ें हैं, एक्सप्लॉइटेशन, मेटा एक्सप्लॉइट रन करा के काम होने वाला है, तो बिल्कुल ऐसा काम नहीं होने वाला है। ठीक है? आप सोचोगे कि कोई स्कैनर आपने एक्यूनेटिक्स रन करा दिया, वो कर दिया, उसके लिए आपको कोई अमाउंट पे कर दे, कोई नहीं करेगा। ठीक है? तो हमें इतना स्किल्ड होना है जितने कि एपीटीज़ अपने आप को स्किल्ड कर चुके हैं, ठीक है? उसी तरीके से हमें अपने आप को स्किल्ड करना है और हमें एथिकली रेड टीमिंग या पेन टेस्टिंग ऑडिटिंग जो है, वो हमें करनी है, बिल्कुल एपीटी के तरीके से, क्योंकि उसी के लिए हमें हायर किया जाता है जनरली। ओके? चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो अब होता क्या है, क्योंकि एपीटी आज के टाइम पे हमारा कंसर्न है, तो एक प्रॉपर एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत थी, ठीक है? फ्रेमवर्क की ज़रूरत थी जो कि हमें बता पाए कि एपीटीज़ किस तरीके से काम करते हैं या फिर कोई भी एक जनरल थ्रेट एक्टर किस तरीके से काम करता है। जो हमने लास्ट टाइम की मेथोडोलॉजी देखी थी, वो मेथोडोलॉजी बहुत ज़्यादा सही थी, लेकिन उसको थोड़ा एडवांस करने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है? और इसको एडवांस किया किसने? इसको एडवांस किया लॉकहीड मार्टिन ने। लॉकहीड मार्टिन जो कि आई थिंक वेस्ट की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वेस्ट की शायद में भी शायद यूएस की होगी, ठीक है? तो ये एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाती है, वेपन्स बनाती है, ठीक है? और उसके अलावा आपने जितने भी एडवांस जेट्स वगैरह देखे होंगे, जैसे कि F-16, F-15 के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है? फाइटर जेट्स वगैरह, तो लॉकहीड मार्टिन ये चीज़ें बनाती है। अब क्योंकि लॉकहीड मार्टिन एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस है, सिक्योरिटी से रिलेटेड है, साइबर सिक्योरिटी, लेकिन सिक्योरिटी से रिलेटेड है, और एपीटी के आने से जो जो कि साइबर वॉर होता है, वो बहुत ज़्यादा एनहांस हुआ है। ठीक है? तो लॉकहीड मार्टिन ने बहुत जल्दी इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि जो साइबर अटैक है, वो भी एक वॉर का पार्ट है। तो उन लोगों ने एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया, एक मैकेनिज़्म डिज़ाइन किया, जो कि फ्रेमवर्क ही डिज़ाइन किया, जिसमें सीरीज़ ऑफ स्टेप्स थे, जो कि हमारी जो प्रीवियस अटैकिंग मेथोडोलॉजी थी, उसी से इंस्पायर्ड थे, लेकिन ये हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पा रहे थे कि एक्चुअल में थ्रेट एक्टर किस तरीके से काम कर रहा है। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस गाइस, एवरीथिंग फाइन? किसी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, देन अपन आगे बढ़ेंगे। जी। तो अब यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पे इस बार मैं सर्च करता हूँ साइबर किल चेन। ठीक है? A cyber kill chain, it is a model or a framework that breaks down a cyber attack into stages to help a security team identify and stop threat. ठीक है? तो एक अटैकर होगा, वो भी इसी तरीके से, वो भी इन स्टेप्स को फॉलो करेगा, हमें पता है। लेकिन जो डिफेंडर होगा, जो ब्लू टीम का पार्ट है, उसके लिए भी जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसे आइडेंटिफिकेशन करना है, ठीक है? और वो आइडेंटिफाई तभी कर पाएगा, उसको रोक तभी पाएगा जब उसको पता होगा कि अटैकर किस स्टेज में है, उसका नेक्स्ट मूव क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे लॉकहीड मार्टिन की वेबसाइट दिख जाएगी आपको। द साइबर किल चेन फ्रेमवर्क इज अ पार्ट ऑफ द इंटेलिजेंस ड्रिवन डिफेंस मॉडल फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ इन साइबर इंट्रूजन एक्टिविटी। ठीक है? अब आप खुद ऐसे समझिए कि लॉकहीड मार्टिन के लिए ज़रूरी क्यों भी था, जब इनके पास एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, जो कि है ना? जो कि लेटेस्ट जनरेशन की है, तो क्या इनका डेटा भी तो ऑनलाइन है ना? क्या इनके ऊपर अटैक नहीं हो सकता? इनका डेटा नहीं चुराया जा सकता? बहुत बार हो चुका है, चाइना बहुत बार कर चुका है, ठीक है? आप देखो तो यहाँ की जो आपको प्लेन्स मिलेंगे, जो भी चीज़ें मिलेंगी, ये वो सब वहाँ पे क्लोन किए जाते हैं दूसरे नाम से। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, तो इसलिए इन लोगों ने इस चीज़ के ऊपर एक्शन लिया, ठीक है? तो ये हमारा साइबर किल चेन पे आते हैं और इसको समझते हैं कि इसकी स्टेप्स क्या है। ठीक है? तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे डेडिकेटेडली मेंशन्ड है यहाँ पे कि एपीटी के लिए ये चीज़ें हैं, ठीक है? डेडिकेटेडली एडवांस्ड पर्सिस्टेंट थ्रेट के लिए, और ये हमारी वो 7 स्टेजेस है, ठीक है? तो क्या कोई आप में से ट्राई करना चाहेगा इन 7 स्टेजेस को एक्सप्लेन करने के लिए? क्योंकि वही चीज़ है जो हमने पढ़ी है, ठीक है? यहाँ पे लिखा भी हुआ है,
ठीक है? तो अगर आप चाहते हो तो बहुत बढ़िया होगा अगर आप इसे एक्सप्लेन करो, एटलीस्ट ट्राई करो, ठीक है? आप में से कोई भी और अगर आप चाहो तो आपके सिस्टम, आपके फ़ोन पे से भी इसी वेबसाइट को, इसी पेज को ओपन करके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है। ठीक है? एक बार आप ट्राई करिए, देन मैं ट्राई करता हूँ। यस, जय बोलिए। तो इसमें जो पहला स्टेज है रिकॉग्निसेंस, उसमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी होती है, जैसे स्कैनिंग कर ली किसी वेबसाइट की वीकनेस पता करने के लिए। फिर दूसरा स्टेज वेपनाइजेशन होता है, इसमें मलिशियस टूल क्रिएट करते हैं, मतलब कोई भी वायरस होगा एक्सप्लॉइट करने के लिए। हुँ, फिर हुँ। थर्ड स्टेज डिलीवरी होगी, जिसमें हम अटैक परफॉर्म कर मतलब सेंड करते हैं वाया यूएसबी, जो फेंक देते हैं फिर या ईमेल के द्वारा। हुँ, हुँ। फोर्थ एक्सप्लॉइटेशन में आता है कि मालवेयर को एक्टिवेट करते हैं बाय एक्सप्लॉइटिंग ए वल्नरेबिलिटी। हुँ, फिर हुँ। इंस्टॉलेशन में इस्टेब्लिश करते हैं फुटहोल्ड एक सिस्टम पर। हुँ, हुँ। फिर उसके बाद कंट्रोल है, कमांड एंड कंट्रोल में उसको कमांड देते हैं, कंट्रोल करते हैं डिवाइस को रिमोटली। हुँ, और हुँ। एक्शंस में जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको परफॉर्म करते हैं, जैसे स्टीलिंग डेटा हो गया या किसी सर्विस को शट डाउन कर देना। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ जय, जैसा कि आपने बोला यहाँ पर हम एक्सप्लॉइट करते हैं, मतलब सिस्टम का एक्सेस मिल चुका। इंस्टॉलेशन में हमने जो फुटहोल्ड है वो किया, यानी कि किसी तरह का मालवेयर प्लांट कर दिया। ठीक है? तो कमांड तो हमको आरसी तो यहाँ पे भी था, आरसी यहाँ पे भी था, तो ये कमांड एंड कंट्रोल में हम क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ पे कमांड्स एग्जीक्यूट करे जा रहे हैं? क्योंकि हमें सब बैकडोर मिल गया ना एक इंस्टॉलेशन के बाद। बैकडोर तो यही मिल गया था हमें। नहीं, इंस्टॉलेशन के बाद ही मिलेगा ना बैकडोर, तो इंस्टॉलेशन, हम हाँ ठीक है, ठीक है। फिर तो भी शायद हमें अच्छा मिलेगा उससे। चलो, चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया किया, ओके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखो वही चीज़ है, पहली स्टेप होती है रिकॉग्निसेंस। तो रिकॉग्निसेंस में क्या है? डेटा कलेक्शन है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निसेंस। जो भी टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करी जाएगी, राइट? अब आप ये चीज़ समझो कि यहाँ पे जो रिकॉग्निसेंस है, रिकॉग्निसेंस, नेटवर्क स्कैनिंग, एनुमरेशन, तीनों चीज़ें यहाँ पे रिकॉग्निसेंस पे आ गई। ओके, तो जब हमारी पहली स्टेप थी उसके जो तीनों पार्ट थे, फुटप्रिंट इन रेकॉन, नेटवर्क स्कैनिंग एंड द एनुमरेशन, ऑल थ्री स्टेप्स आर इन द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ द साइबर किल चेन, दैट इज द रिकॉग्निसेंस। ठीक है? यहाँ तक हो गया, एनुमरेशन हो गया, सब डिटेल्स मिल गई। अब हमें कुछ भी ढूंढना बचा नहीं है, जितना था महीने साल लगा दिए ढूंढने में। अब हमें सब चीजें मिल चुकी है। ठीक है, सब टेक्नोलॉजी वगैरह पता है जैसा जो भी है। अब इसके बाद क्या करना है? हमें सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करना है। तो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए हमें एक वेपन चाहिए। ठीक है, हमें एक साइबर वेपन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वेपन, अगली स्टेप होती है वेपनाइजेशन। यहाँ पे क्या करता है, जो एपीटी या फिर जो भी थ्रेट एक्टर होता है, वो वेपन बनाता है। यहाँ पे अपना साइबर वेपन डेवलप करेगा। वो किसी प्रकार का एक्सप्लॉइट हो सकता है। ठीक है, किसी प्रकार का एक्सप्लॉइट हो सकता है, बैकडोर के साथ हो सकता है। ठीक है, या फिर कोई पेलोड के साथ एक्सप्लॉइट जुड़ा हुआ हो सकता है, या फिर उसका खुद का लिखा हुआ कस्टम कोड या शेल कोड हो सकता है। ठीक है, कोई जीरो डे के लिए लिखा हुआ कोड हो सकता है। तो घूम फिर के या फिर वो मालवेयर जो उसने बनाना, मालवेयर उसने कोई बनाया, उस टाइप पे कोई भी ऐसी चीज जो कि हमें सामने वाले सिस्टम पे जाके एग्जीक्यूट होने वाली है, और उस प्रोग्राम को हम वेपनाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, उस स्टेप को, उस चीज को, पार्ट को कंप्लीट करने को हमें वेपनाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, एक बार वेपनाइजेशन में उसने वो प्रॉपर चीजें बना ली, उसके क्या करेगा? तीसरे पार्ट में वो डिलीवरी करेगा। डिलीवरी मतलब सामने वाले तक पहुंचाना उस वेपन को। ठीक है, अब वेपन में मालवेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हमें कहाँ तक? सामने वाले तक पहुंचाना है। और सामने वाला उसे एग्जीक्यूट करेगा या फिर वो सेल्फ एग्जीक्यूट हो जाएगा, जैसा भी रहेगा। ठीक है, तो इस केस में डिलीवरी कैसे करोगे? तो डिलीवरी करने के लिए हो सकता है आप मेल का यूज करो। ठीक है, आप कोई दूसरे प्लेटफॉर्म का यूज कर लो। ठीक है, ड्राइव का यूज कर लो, या फिर आप उसे डाउनलोड करवा लो किसी प्रकार के सोशल इंजीनियरिंग अटैक के थ्रू, या फिर हो सकता है फिजिकली उससे किसी प्रकार की बेड यूएसबी प्लांट कराओ। है ना? तो ये वो हमारा मेथड ऑफ चैनल है, जिससे कि हम हमारे वेपन को सामने वाले तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आ गया एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन में क्या होगा? हमने वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया, जिससे कि हमें विक्टिम सिस्टम का एक्सेस मिल गया। राइट, विक्टिम सिस्टम का एक्सेस मिल गया। वेरी फर्स्ट टाइम वी गॉट द इनिशियल एक्सेस हियर, और यहाँ पर हमारा जो वेपन है वो एग्जीक्यूट हुआ था। ठीक है, तो वो हो गया एक्सप्लॉइटेशन। अब एक्सप्लॉइटेशन के बाद क्या होगा? इंस्टॉलेशन। तो ये एक्सप्लॉइटेशन इंस्टॉलेशन जनरली ट्राई करा जाता है कि साथ में ही करा जाए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी वेपनाइजिंग में लिखा था कि एक्सप्लॉइट विद बैकडोर। ठीक है, तो वो किसी मालवेयर के साथ, किसी पेलोड के साथ, तो एक बार वो एक्सप्लॉइटेशन होगा, उसके बाद क्या होगा? एक्सप्लॉइट होते ही, इनिशियल एक्सेस गेन होते ही इंस्टॉल होगा। क्या इंस्टॉल होगा? एक मालवेयर या फिर एक पेलोड इंस्टॉल होगा असेट पे, टारगेट मशीन पे।
ठीक है? तो यहाँ पर बेसिकली जो मेंटेनिंग एक्सेस वाला पार्ट है, ठीक है? मेंटेनिंग एक्सेस वाला पार्ट के लिए यहाँ पे हमारा जो पेलोड है वो रन हुआ, ठीक है? पेलोड रन हुआ और ये इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद क्या हुआ, हमको एक दूसरा कमांड चैनल मिला, एक दूसरा कमांड चैनल मिला, एक दूसरा कम्युनिकेशन चैनल एस्टेब्लिश हुआ, जो कि था हमारा कमांड एंड कंट्रोल, जिसको हम बोलते हैं C2 चैनल। यहाँ पर जो अटैकर है वो रिमोट कमांड से एग्जीक्यूट कर सकता है विक्टिम के मशीन पे। लेकिन C2 चैनल क्यों? C2 चैनल एक ऐसा चैनल है जहां पर जो थ्रेट एक्टर है वो मल्टीपल डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहा है और वो स्विच कर सकता है। ओके, तो ये एपीटी सिर्फ एक जगह को टारगेट नहीं करेंगे, थ्रेट एक्टर एक एक डिवाइस को टारगेट नहीं करेंगे, तो मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ डिवाइस को टारगेट करेंगे। ठीक है, तो उस जगह पे C2 चैनल काम करेगा। और उसके बाद जैसे ही C2 चैनल मिल गया, तो अब वहां पर उसको प्रॉपर उसका कनेक्शन बन चुका है, अब वो परसिस्टेंट हो चुका है वहां पे, तो अब वो अपने ऑब्जेक्टिव पे काम लेगा। फिर चाहे स्पाइंग करनी हो, डेटा डेटा अपना वो करना हो, डेटा सीज करना हो, डेटा लीक करना हो, डेटा स्टील करना हो, जो भी उसका ऑब्जेक्टिव होगा, वो अपने ओरिजिनल गोल पे काम करेगा। तो ये है साइबर किल चेन, एपीटी के लिए बनाई गई थी, जैसा कि मैंने बोला था यहाँ पे आप लोगों को। और एक चीज और थी यहाँ पे, एक वीडियो भी है यहाँ पे, इसको भी एक बार देख लेना आप लोग। ठीक है? तो हम ये एडवर्सरी करके रेफर करते हैं थ्रेट एक्टर को, एनहांस विजिबिलिटी इन अटैक एंड एडवर्सरी टैक्टिक टेक्निक एंड प्रोसीजर। तो ये एक बहुत ही बेसिक टाइप की चीज है जो शायद वो काफी पहले बनाई गई थी, और ये हमारी साइबर किल्चन। आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये स्टेजेस अलग है, स्टेजेस 7 है, लेकिन देखो स्टार्टिंग के 3 स्टेज यही हो गई थी। ये वेपनाइजेशन डिलीवरी, ये जो स्टेज है ये अलग से बनाई गई है, एक्सप्लॉइटेशन पहले थी, इंस्टॉलेशन पहले थी, कमांड एंड कंट्रोल अलग से बनाया गया, एक्शन और ऑब्जेक्टिव अलग से बनाया गया। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो सिर्फ एक अटैकर के लिए नहीं, डिफेंडर के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो इस पार्ट को देखे, और इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए मुझे पता चला कि वो सिस्टम में आ चुका है, एक्सप्लॉइटेशन कर लिया उसने, तो अगला पार्ट क्या होगा उसका, अगला होगा इंस्टॉलेशन। और एक चीज और समझिए, एज ए पार्ट ऑफ डिफेंडर, कि आपने एक्सप्लॉइटेशन हुआ तो तब किसी और प्रोसेस से होगा, इंस्टॉलेशन होगा तो कोई और प्रोसेस पे होगा, तब आप इसी प्रोसेस पे फोकस करोगे, आप बोलोगे नहीं ये तो मलिशियस नहीं है, फिर इसको अलग प्रोसेस काउंट करोगे, तो आपको इस दोनों के बीच में लिंक बनाना चाहिए, कोरिलेट करना आना चाहिए। ठीक है, फिलहाल ये बहुत ही बोल सकते हो वो सरफेस लेवल का एक मेथोडोलॉजी है। आई होप ये क्लियर हो रही है, फिर मैं इसमें अभी वापस डिटेल में जाऊंगा। यस, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? हाँ सर, C2 को दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए सर। C2 के अंदर हमारे पास एक परसिस्टेंट कनेक्शन आ गया था, जिसमें कि अटैकर्स के पास मल्टीपल कनेक्शंस थे, वो कभी भी स्विच कर सकता है वहां से। सर मल्टीपल कनेक्शन सर समझ में नहीं, मतलब उसी ऑर्गेनाइजेशन के और सिस्टम में कनेक्शन या अदर जगह? दोनों हो सकते हैं, उसी ऑर्गेनाइजेशन के भी हो सकते हैं, उसके बाहर के भी हो सकते हैं। जैसे कि हर एपीटिस्ट है ना, अपने अपने टारगेट होते हैं, कुछ सिर्फ फाइनेंशियल को टारगेट करते हैं, कुछ सिर्फ गवर्नमेंट को टारगेट करते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं, जब आप मान लीजिए अगर फाइनेंशियल को टारगेट कर रहे हैं, तो बैंक से तीनों को टारगेट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, एनीवन एल्स? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम बात करते हैं माइटर अटैक फ्रेमवर्क के बारे में। कोई है जो बताना चाहेगा इसके बारे में, माइटर अटैक फ्रेमवर्क? डीएनएस पोर्ट को लेकर 43 डील करता है, डीएनएस यूज होता है तो टीसीपी यूज होता है या यूडीपी? यूज तो दोनों करता है, टीसीपी और यूडीपी दोनों यूज करता है। इसका डेडिकेटेड मैं आपको जय रिसर्च से बताऊं, ओके? मल्टीपल यूजेस मैं आपको रिसर्च करके बताऊं। ओके फाइन, चलिए। तो अब यहाँ पे जो अगला अपना है, यहाँ से जिस पे हम बढ़ना था, हम यहाँ पर ये चीजों को इसलिए समझ रहे थे क्योंकि हमको आना था माइटर अटैक फ्रेमवर्क में। तो कोई है जिसको पता है माइटर अटैक फ्रेमवर्क क्या है? किसी को नहीं? कोई ट्राई करना चाहेगा? मैंने पूरा तो मैंने नहीं पढ़ा, बस थोड़ा बहुत मतलब देखा था मैंने उसके अंदर। ठीक है स्वरूप, बताओ।
मतलब ये ऐसे होता है कि जैसे हम बेसिकली ये जो फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हम जैसे इनिशियल एक्सेस ले लिया या इनिशियल फोटो ले लिया तो चीजें हमारा खत्म हो रहा है, लेकिन इसी मैत्री फ्रेमवर्क के अंदर बहुत सारी चीजें बताया गया है। जैसे एक सिस्टम के अगर एंट्री ली तो वहां से कैसे क्या होगा क्या नहीं, और सारा सिस्टम से कैसे एक्सेस ले सकते हैं, ये सारा का सारा चीजें बहुत बड़ा है, बहुत अच्छे से बताया हुआ है वहाँ। ओके, बहुत बढ़िया। और बताइए। इतना इतना ही सर देखा था, बाकी आगे मतलब मैंने नहीं देखा सर क्या है क्या नहीं। ठीक है। एनीवन एल्स? स्वरूप, टीटीपी के बारे में पता है क्या कुछ? नहीं सर, मैंने पढ़ा नहीं उसके बारे में। ओके। यस जय, आप ट्राई करोगे? क्योंकि सर आपने पढ़ा हुआ है इसमें शायद। टीटीपी जी सर, इसमें टीटीपी यूज़ होता है, इसमें टैक्टिक होता है कि हम क्या मतलब मोटिव हमारा अटैक करने का, और उसके बाद टेक्निक हम कौन सी टेक्निक अपनाएँगे, जैसे फ़िशिंग हो गया या क्रेडेंशियल डंपिंग हो गया, हम्म, और उसके बाद प्रोसीजर हो गया कि हम क्या स्पेसिफिक वे देंगे हम्म, किसी भी सिस्टम या वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो हम्म, ये फ्रेमवर्क यूज़ किया जाता है ग्लोबली। ओके। ठीक है, बस बहुत बढ़िया। इतना ही पता था सर टीटीपी का। तो गाइस, जो हमारी साइबर किल चेन थी, वो एपीटी के बारे में, एपीटी की एक साइबर अटैक की स्टेजेस को बता तो रहा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा, वो काफी ज्यादा पुराना है, ठीक है, और उसके अंदर बहुत ज्यादा हमें डिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है माइटर। माइटर ने एक फ्रेमवर्क बनाया जो कि साइबर किल चेन का एडवांस्ड और एनहेंस्ड वर्जन है, ठीक है। और इस फ्रेमवर्क का नाम है अटैक, ATT&CK, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। रजिस्टर्ड फ्रेमवर्क है, एक ग्लोबली एक्सेसिबल नॉलेज बेस फॉर एडवर्सरी, यानी कि जो हमारे एपीटीज है, थ्रेट्स है, टैक्टिक एंड टेक्निक बेस्ड अपॉन रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड पे जो अटैक्स होते हैं उनको ऑब्जर्वेशन करके, सोफिस्टिकेटेड अटैक्स को ऑब्जर्व करके, माइटर माइटर कॉर्पोरेशन या फिर माइटर ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया जिसका नाम है अटैक फ्रेमवर्क। अटैक का फुल फॉर्म होता है एडवर्सरियल टेक्निक्स एंड कॉमन नॉलेज, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि एडवर्सरी की टैक्टिक्स कौन सी होती है, टेक्निक्स कौन सी होती है और कॉमन नॉलेज कौन सी होती है, उसके बारे में बताया है। इज अ गाइडलाइन फॉर क्लासिफाइंग एंड डिस्क्राइबिंग साइबर अटैक एंड इंट्रूजन। तो जितने भी साइबर अटैक्स होते हैं, इंट्रूजन एक्टिविटी होती है, ठीक है, तो 2013 में माइटर कॉर्पोरेशन ने इसे बनाया, जिसके अंदर जो स्टेजेस है उसे काफी अच्छे से मेंशन करा गया है, हर एक टैक्टिक, टेक्निक और प्रोसीजर को, ठीक है। तो माइटर अटैक जो फ्रेमवर्क है, सबसे पहले मैं आपको फ्रेमवर्क दिखाता हूं। तो इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, सो ये रहा माइटर अटैक फ्रेमवर्क, देखिए कितना बड़ा है, ठीक है, काफी बड़ा है ये। तो इसके अंदर और भी चीजें हैं, बहुत और भी ज्यादा चीजें यहाँ पे ओपन होगी। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर तीन चीजें हैं, ठीक है, तीन चीजें हैं। क्या है वो तीन चीजें? TTP, टैक्टिक, टेक्निक एंड प्रोसीजर, ठीक है। और इसके फुल फॉर्म में भी जो अटैक में डबल टी आ रहा है वो टैक्टिक टेक्निक को ही डिनोट करता है, राइट। तो यहाँ पर तीन चीजें हैं, टैक्टिक, टेक्निक एंड कॉमन, सॉरी, टैक्टिक, टेक्निक एंड प्रोसीजर, ठीक है। टैक्टिक क्या है? यहाँ पर जो हमारी स्टेजेस होती है उनको हम रेफर करते हैं टैक्टिक स्टेजेस, मतलब ये हमारी स्टेज 1 रिकॉग्निशंस, रिसोर्स डेवलपमेंट, इनिशियल एक्सेस, एग्जीक्यूशन, परसिस्टेंस, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। सो ये 13 स्टेजेस है हमारे पास। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने, गलत काउंट किया, 14 होनी चाहिए। एक बार पहुंचे करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड यस 14। ओके। सो आई माइटर अटैक का जो फ्रेमवर्क है, जो एंटरप्राइज के लिए, देखो यहाँ पे लिखा है एंटरप्राइज के लिए, तो ये बिल्कुल ये कॉर्पोरेशन, ये प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटरप्राइज वाला रेफर करा जाता है, ठीक है, अंटिल कोई स्पेसिफाइड चीज ना हो। सो ये जो एंटरप्राइज वर्जन है, इसमें जो स्टेजेस है माइटर अटैक के अंदर, वो होती है 14 स्टेजेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। 14 स्टेजेस कौन सी होती है और उनके नाम क्या होते हैं? और ये 14 स्टेजेस जो है, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं टैक्टिक। टैक्टिक क्या बता रही है? टैक्टिक एक तरीके से सामने वाले का इंटेंशन बता रहा है, इंटेंट बता रहा है, ऑब्जेक्टिव बता रहा है कि वो करना क्या चाहता है, और इस चीज को करने के लिए या फिर उस चीज को जो उसका फाइनल वो चीज करना क्या चाह रहा है एग्जैक्टली, वो हमें ये बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देख पाओगे, तो सबसे पहले रेकॉनिसेंस, ठीक है। रेकॉनिसेंस आपको पता है क्या है? फुटप्रिंटिंग,
फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निशंस, ये सब जो चीजें हैं, नेटवर्क स्कैनिंग, एनुमरेशन, ये सभी आ गई रिकॉग्निशंस में। रिकॉग्निशंस में आने के बाद क्या होगा, जो अटैकर है वो रिसोर्स रिसोर्स डेवलपमेंट करेगा। रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या आएगा बताइए, अगर साइबर किल समझ में आया है तो आप बता पाओगे रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या होगा। यस गाइस, इंगेज करिए, एक्टिव रहिए, क्लास में सोइए मत, नहीं तो क्लास ऑफ कर दी जाएगी। ओके, इंगेज वन टाइप करिएगा तो आप लोगों ऑफ का लॉस होगा, समझो इस बात को। हाँ, यस स्वरूप बोलो। वन टाइप ऑफ एनुमरेशन करेंगे, मतलब जो कुछ अटैक अटैक प्रॉपर अटैक नहीं करेंगे, अटैक से पहले जैसे जो चीजें करते हैं वही चीजें। नहीं नहीं, मैंने बताया ना स्वरूप, रिकॉग्निशंस में ही हमने एनुमरेशन तक कर लिया। मालवेयर बनाएंगे बिल्कुल, है ना। अल्फा जैसा मालवेयर मत बोलिए, इसे बोलिए कि आपका जो एक्सप्लॉइट है वो बनाएंगे, जो आपको इनिशियल एक्सेस देगा, राइट। ओके, मालवेयर भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम उसको सही टर्मिनोलॉजी में हम बोलेंगे कि इनिशियल एक्सेस के लिए हम एक्सप्लॉइट। तो रिसोर्स डेवलपमेंट जो भी है, यानी कि हमारा वेपनाइजेशन वाला पार्ट था, ठीक है। वेपनाइजेशन होने के बाद क्या होगा, इनिशियल एक्सेस। इनिशियल एक्सेस में आपको फर्स्ट टाइम डिवाइस पे एक्सेस मिलेगा, राइट। फिर क्या होगा, एग्जीक्यूशन। किस चीज का एग्जीक्यूशन होगा, पेलोड का एग्जीक्यूशन होगा, राइट। पेलोड का एग्जीक्यूशन होगा, उसके बाद क्या होगा, परसिस्टेंस। ध्यान रखना यहाँ पे हर एक जो स्टेप है वो ऑब्जेक्टिव भी है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है यहाँ पे कि वो स्टेप स्टेप ही वो बता रहा हो कि उसमें क्या करा जा रहा है, वहां पे ऑब्जेक्टिव भी मेंशन हो सकता है टैक्टिक में। परसिस्टेंट जैसे कि बोले, परसिस्टेंस कोई स्टेप का नाम नहीं है, परसिस्टेंट तो ऑब्जेक्टिव है कि हमें फुट होल्ड बनाना है। तो आपने जब इनिशियल एक्सेस लिया, आपने मेंटेनिंग एक्सेस के लिए वहां पे पेलोड या परसिस्टेंस, आपने फुल होल्ड जो भी है बैकडोर लगाया, परसिस्टेंस लगाया। उसके बाद क्या करोगे आप, प्रिविलेज एस्केलेशन। व्हाट इज प्रिविलेज एस्केलेशन गाइस, क्यों करा जाएगा इसे, जरूरत क्या है करने की। ऊपर एडमिन जैसे जैसे इनिशियल एक्सेस लेंगे तो वहाँ एक नॉर्मल यूजर की एक्सेस मिलेगा। हम प्रिविलेज एस्केलेशन को अपने यूजर का जो प्रिविलेज है उसको एस्केलेट करेंगे, मतलब जैसे सुपर एडमिन सुपर यूजर ऐसे लेंगे जो ज्यादा चीजें हम कर पाए। ठीक है, परमिशन टू एक्सप्लॉइट नहीं कुलदीप, परमिशन टू एक्सप्लॉइट नहीं, एक्सप्लॉइट तो पहले ही हो गया ना इनिशियल एक्सेस पे। ठीक है, इसको और सही करिए कुलदीप। इसको और सही करिए। ठीक है, मुझे बताइए कितने टाइप का प्रिविलेज एस्केलेशन होता है, टू गेट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। दो टाइप का, कौन से दो टाइप के होते हैं, विंडोज लिनक्स। यस, मतलब सर प्रिविलेज एस्केलेशन का टाइम, मतलब जैसे हम अगर विंडोज लिनक्स में कर रहे हैं तो वहाँ सूडर्स का देख सकते हैं, नहीं नहीं, क्रॉन जॉब का। वो तो टेक्निक्स है, वो तो टेक्निक्स है स्वरूप। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल सही। दो टाइप के प्रिविलेज एस्केलेशन होते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का मतलब आप हॉरिजॉन्टली चल रहे हो, आप एक एक दूसरे यूजर पे स्विच कर रहे हो, सेम प्रिविलेज वाले। वर्टिकल का मतलब आप एक हायर यूजर वो कर रहे हो। आपने मशीन वगैरह को जो सॉल्व कर रहे होंगे, आपने चेक भी किया होगा कि आपको रूट यूजर नहीं मिलता है, ठीक है। और 99% में यही होगा, रूट यूजर नहीं मिलेगा। तो आपको एक बड़ा यूजर चाहिए, तो उसके लिए आप प्रिविलेज एस्केलेशन करोगे। प्रिविलेज एस्केलेशन एग्जीक्यूशन के बाद क्यों, सॉरी इनिशियल एक्सेस के बाद क्यों नहीं कर रहे, परसिस्टेंस के बाद क्यों कर रहे हैं, कोई आंसर करना चाहेगा। यस, हाँ मैंने ये बोला जय, कि ये जो प्रिविलेज एस्केलेशन है, हम इनिशियल एक्सेस के बाद क्यों नहीं कर रहे हैं, तुरंत एक्सेस मिलने के बाद। क्योंकि हमारे पास जब हमने परसिस्टेंस किया, फुटहोल्ड हमने जमा लिया, तो उसके बाद ही होगा ना। उसके पहले तो हमारे पास जो शेल है वो एक्टिव नहीं है, मतलब नहीं, शेल तो एक्टिव है ना, इनिशियल एक्सेस तभी तो मिला। परमानेंट एक्टिव नहीं है। हमने जब बैकडोर इंस्टॉल किया तो हमारे पास लॉन्ग शेल आया, उसके बाद ही कर सकेंगे ना हम। देखो अभी वाला जो शेल है ना, जो इनिशियल एक्सेस से मिला, अगर वो कनेक्शन टूट गया ना, तो हो सकता है वापस उस तरीके से ना आ पाओ, ठीक है। तो जी। सबसे पहला काम होता है कि तुरंत वहां पे इंस्टॉलेशन किया जाए, एक्सेस मिलते इंस्टॉलेशन किया जाए। जो करना है फिर बाद में करेंगे, एक फिक्स कनेक्शन पे, एक स्टेबल चैनल पे, ओके। चलिए, तो उसके बाद आएगा फिर प्रिविलेज करने के बाद डिफेंसिवेशन। डिफेंसिवेशन, व्हाट इज डिफेंसिवेशन। डिफेंसिवेशन का मतलब है जो हमारी सिक्योरिटी है उसे बाईपास करना। जैसे कि आप अगर किसी
सर्वर में चले गए, ठीक है, वहां पर ईडीआर होंगे, वहां पे सिम के टूल डिप्लॉय होंगे, एक्सडीआर होंगे, वहां पे एंटीवायरस होंगे, एंटी मालवेयर होंगे, एडवांस्ड एडवांस्ड सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स लगे होंगे, ठीक है, तो उन्हें भी तो बाईपास करना पड़ेगा, ठीक है, कंट्रोल वगैरह होंगे, उन्हें बाईपास करना पड़ेगा। उसके बाद क्रेडेंशियल एक्सेस, क्रेडेंशियल एक्सेस में क्या किया, क्योंकि हमारे पास अब प्रिविलेज एस्केलेशन हो चुके हैं, तो हमारे पास ज्यादा पावर होगी, तो हम पूरे जो क्रेडेंशियल्स है वो हार्वेस्ट करेंगे उस डिवाइस की, ठीक है, और उसके बाद करेंगे डिस्कवरी। व्हाट इज डिस्कवरी गाइस? जय क्लियर हो गया ना? आपने सर प्लीज रिपीट बोला था। यस गाइस, व्हाट इज डिस्कवरी? डिस्कवरी में बेसिकली हम यही करेंगे, जैसे एक एडी में अगर हम घुस गए या कहीं पे घुस गए तो वहाँ कितने यूजर्स हैं, क्या है, सारे के सारे डिस्कवर करेंगे सर उसी नेटवर्क के अंदर। वो तो हमने यहाँ कर लिया था ना क्रेडेंशियल एक्सेस में। जब आप क्रेडेंशियल एक्सेस में क्रेडेंशियल निकाल रहे हो तो यूजर तो आपको पहले पता ही करना पड़ेगा। सो व्हाट वी आर डूइंग इन डिस्कवरी? जय, प्रिविलेज एस्केलेशन का मतलब ये है कि आप एक हायर यूजर पे अपने आप को प्रोमोट कर रहे हो, हाई प्रिविलेज्ड यूजर के तरफ। डिफेंस इवेजन, क्योंकि वहां पर रियल टाइम मॉनिटरिंग चल रही होगी, वहां पे कंट्रोल्स लगे होंगे, अलर्ट्स जनरेट होंगे, क्योंकि आप जो चीजें करोगे वो उनकी पॉलिसी वायलेट करेगा, ठीक है। आप जो ईडीआर एक्सडीआर के टूल है वो क्या करते हैं, हर एक माइटर अटैक की टेक्निक को ध्यान में रखते हैं, उनको ऑटोमेटिकली पकड़ते हैं, ठीक है। तो वहां पे डिफेंस इवेजन बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आप पकड़े जाओगे। ओके, चलिए। ओके, डिस्कवरी में क्या हो रहा है, क्योंकि हमने क्रेडेंशियल निकाली है, अब देखो हम अभी तक हम एक डिवाइस में थे, अब हमें क्या करना है, उस नेटवर्क को पूरा एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से नेटवर्क स्कैनिंग, जो लैन स्कैन है, जो भी वो इंटरनल नेटवर्क रहेगा वापस से स्कैन होगा, और वापस से फिर फुटप्रिंटिंग और एनुमरेशन किया जाएगा। समझ पा रहे हो? जैसे कि मान लीजिए आपने डिस्कवरी करी, आपको पता चला इस नेटवर्क में और 10 डिवाइस है, अब उन डिवाइस के बारे में पता किया, उनके ओपन पोर्ट्स पता किए, फिर उस डिवाइस में जाने की कोशिश करी, है ना। और उसके बाद फिर एक बार आपको अगला टारगेट आपका मिल गया, वहां पे आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो आप करोगे लेटरल मूवमेंट, यानी कि अब आपको नेटवर्क में जाना है, डिवाइस फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, ठीक है। उसके बाद होगा कलेक्शन, ठीक है, क्योंकि अब नेटवर्क में आपको जितना पूरा आपका डेटा है वो सभी चीजें आपको कलेक्ट करनी है। फिर आएगा कमांड एंड कंट्रोल। देखो यहां पर आया C2। कमांड एंड कंट्रोल में क्या होगा, कमांड एंड कंट्रोल में एक C2 चैनल यहाँ पे एस्टेब्लिश कर देंगे हम, ठीक है, जो कि हमारा मल्टीपल करेक्शंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती है। फिर आता है एक्सफिल्ट्रेशन। एक्सफिल्ट्रेशन को जनरली हम बोलते हैं एक्शन ऑन ऑब्जेक्टिव, जो कि हमने साइबर किल चेन की लास्ट स्टेज देखी थी, ठीक है, यानी कि जो भी उनका ऑब्जेक्टिव होगा वो उस ऑब्जेक्टिव पे काम करेंगे। फिर होगा इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब फिर यहाँ पर जो भी रिस्क जाने का रहेगा, जो भी इम्पैक्ट पड़ना रहेगा ऑर्गेनाइजेशन को, वो इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो अभी जस्ट मैं आपको ओवरव्यू ही दे रहा हूं, अभी इसके बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं डिटेल में, ऊपर ऊपर से। तो ये हमारी टैक्टिक्स है, जो स्टेजेस होती है, 14 स्टेजेस या टैक्टिक्स होती है। हर एक टैक्टिक को करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए रिकॉग्निशंस करने के लिए हमारे पास अलग अलग टेक्निक्स हो सकती है, ठीक है। तो कितनी लिखी है रिकॉग्निशंस की? 10 टेक्निक लिखी है यहाँ पे, देखो, ठीक है। तो रिकॉग्निशंस टैक्टिक के लिए हमारे पास 10 टेक्निक होती है। इन 10 टेक्निक में सब टेक्निक्स भी हो सकती है। तो अगर मैं रेकॉन कर रहा हूं तो मैं इन 10 चीजों को ही करूंगा, इनमें से कुछ बाहर का नहीं करने वाला मैं, ठीक है। इनमें से ही कुछ चीज करूंगा, और ये भी ब्रॉडर टर्म है, तो इसको भी ब्रेक डाउन करोगे तो इसके अंदर और सब टेक्निक्स मिलेगी, और यही करोगे। तो देखो रिकॉग्निशन में अपन हुइस करते हैं, या पैसिव डीएनएस क्वेरी करते हैं, सीडीएन चेक करते हैं, डेटाबेस स्कैन करते हैं, ठीक है। फिशिंग भी करी जा सकती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है फिशिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। रेकॉन करने के लिए फिशिंग का भी यूज करा जा सकता है। तो यहाँ पर स्पेयर फिशिंग सर्विस, स्पेयर फिशिंग लिंक, स्पेयर फिशिंग वॉइस, ठीक है। और यहाँ पर एक्टिव स्कैनिंग, तो यहाँ पे अपने स्कैनिंग आईपी ब्लॉक, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, वर्ड लिस्ट स्कैनिंग, क्या यही सब करते हैं हम? क्या आपको लगता है इसके अलावा कुछ और करा जा सकता है? जय, लेटरल के लिए हमें पूरा प्रोसेस वहां से नहीं करना पड़ेगा, हमारे डिवाइस का नहीं करना पड़ेगा। हमारे डिवाइस पे जितना करना था उसके पहले वाले में कर चुके हैं हम, क्रेडेंशियल एक्सेस तक। उसके बाद वाले में हम हमारे जो इंटरनल जो विक्टिम का इंटरनल नेटवर्क रहेगा उसको स्कैन करेंगे, वहां पे नेक्स्ट टारगेट आइडेंटिफाई करके उस पर स्विच करेंगे।
ओके, तो वहां पे इस प्रोसेस को करने के लिए पिवटिंग करना पड़ेगा। पिवटिंग के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है, और इसके लिए जनरली हम राउटिंग टेबल को अपडेट करते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटेड तरीके से भी हो सकता है, मैनुअल तरीके से भी हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। जब हम दूसरे सिस्टम का एक्सेस लेंगे तो उसमें भी तो बैकडोर वगैरह इंस्टॉल करना पड़ेगा एक्सेस के लिए। देखो, पहले तो आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा, एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा, और आप वहां पे बैकडोर का यूज नहीं लोगे जय। वहां पे बैकडोर का यूज नहीं लेंगे। वहां पर इस केस में क्या होता है ना, जब पिवेटिंग करते हैं हम जनरली बैकडोर का यूज नहीं लेते हैं। बैकडोर एक अलग चीज है। बैकडोर का यूज तब कर पाओगे जब ऑलरेडी आप उस सिस्टम पे पहुंच चुके हो, ठीक है। इस केस में अपन एक ऐसी सर्विस का यूज करते हैं कनेक्शन बनाने के लिए जो कि एक जेन्युइन सर्विस है, ठीक है, जैसे कि SSH। अच्छा। ओके, तो मैं क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा था, ठीक है। तो ये हमारी मैंने आपको क्वेश्चन ये पूछा था, क्या आपको लगता है कि फुटप्रिंटिंग के लिए कुछ और यूज करा जा सकता है? तो देखो, आपको ध्यान रखना है, ये रिकॉग्निशंस एक टैक्टिक है। टैक्टिक करने के लिए 10 टेक्निक हो सकती है, और 10 टेक्निक के अंदर सब टेक्निक्स भी हो सकती है। तो जब भी कोई एडवर्सरी जा रहा है तो वो इनमें से कम एक को तो यूज करेगा ही करेगा, इनमें से कुछ ना कुछ करेगा। उसके बाद अगली चीज को करने के लिए वो इन टेक्निक में से कुछ ना कुछ करेगा। फिर अगली स्टेप पे जाने के लिए वो इनमें से कुछ ना कुछ करेगा। अगले में जाने के लिए इनमें से कुछ ना कुछ करेगा। और ये देखो, लिस्ट लंबी जा रही है, और इसको ओपन करोगे, फर्दर ओपन करोगे तो ये और बड़ी होते जाती है, ठीक है, ये और बड़ी होते जाती है गाइस, ठीक है। तो इनमें से कुछ ना कुछ ही करेगा, इसके बाहर का नहीं करेगा वो, ठीक है। तो एज एन अटैकर अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप इस फ्रेमवर्क को रेफर कर सकते हो, ठीक है, कि आपकी अगली स्टेप क्या होनी चाहिए, आपको किस तरीके से आगे प्रोफिट करना है आपके रेड टीम या पेन टेस्टिंग के लिए। अगर आप एक डिफेंडर हो, अगर आप ब्लू टीम साइड पे हो, तो आपको ये जो टेक्निक्स है, ठीक है, सॉक के अंदर जनरली अपन पढ़ेंगे ये मॉनिटरिंग वाला पार्ट। तो यहां से आप ये पता कर सकते हो कि एक अटैकर किस तरीके से बिहेव करता है, और इसके अकॉर्डिंग आप जो लॉग्स रहोगे वो सर्च करोगे, या एविडेंसेस जो रहेंगे वो कलेक्ट करोगे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। और उससे रिलेटेड एक्टिविटी से आप कोरिलेट करके पता लगा पाओगे कि एक्चुअल में जो अटैकर है वो अभी कौन सी स्टेज में है, जिससे कि उसने पिछला क्या क्या किया है वो भी आप आइडेंटिफाई कर पाओ, और आगे वो क्या क्या करने वाला है वो भी आप पता कर पाओ, और उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन ले पाओ, अपना इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान जो है वो बना पाओ। समझ आ रहा है? ओके, फाइन। अब यहां पर हर जो ये टैक्टिक है, इसका कोई कोड है। देखो, जैसे कि मैं जैसे होवर कर रहा हूं, TA001, TA002, ये एक आईडी है, टैक्टिक की आईडी है। उसी तरीके से हर टेक्निक की भी आईडी है, जैसे कि T1651, T1059, है ना। और ये जो नीचे में जाओगे यहाँ पर भी आपको आईडीज मिलेगी, ठीक है। तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर ये देखो, जस्ट सेकेंड, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने रिकॉग्निशन पे क्लिक करा, ठीक है, तो ये मैं आपके लिए टास्क भी दे रहा हूं, इसको पूरा पढ़ के आना, ठीक है। ये रिकॉग्निशंस है, इसकी आईडी देखो क्या है, ये माइटर अटैक फ्रेमवर्क के हिसाब से, ठीक है। लास्ट कब मॉडिफाई हुई ये बता रहा है। अब ये इसकी टेक्निक्स कौन कौन सी आएगी इसके अंदर, ये इसमें हो क्या रहा है ये पूरा एक्सप्लेन कर रहा है। टेक्निक्स कौन कौन सी है उसका नाम लिखा है, और टेक्निक्स का डिस्क्रिप्शन भी लिखा है कि एक्चुअल में उसमें अटैकर कर क्या रहा है, राइट, ठीक है। इसके बाद इसके बाद अगर जैसे मैंने एक्टिव स्कैनिंग पे क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पे सब टेक्निक्स ओपन हो जाएगी। और ये सब टेक्निक्स जो होती है ये हमारा क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड, ओके, ठीक है, ये रही। तो ये रही हमारी सब टेक्निक्स, ठीक है। तो इसके भी वही है, आगे में कुछ डॉट लग के आगे में लगा हुआ है, तो ये हमारी सब टेक्निक्स है, ठीक है। अब ये चीजें हो गई। अब इसके अलावा बैक आते हैं एक बार, जस्ट कुछ सेकेंड गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरी चीज, जस्ट सेकेंड,
आई थिंक यहीं पे ओपन कर लेते हैं। ओके, ये रहा। ओके, सीटीआई पे था। ओके, सो यहाँ पे सीटीआई पे आएंगे तो हमको यहाँ पे ग्रुप से मिलेंगे। कौन से ग्रुप से? ये एपीटी ग्रुप है गाइस। ओके, तो कॉमन नेम ऑफ द सिक्योरिटी कम्युनिटी एनालिस्ट ट्रैक दिस क्लस्टर यूजिंग एनालिटिक। तो क्या करा गया है, हर एक एपीटी ग्रुप को भी आईडी दी गई है। ठीक है, तो जी जो ग्रुप की आईडी होती है जी से चालू होती है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जी जी जी। ठीक है, चालू हो रही है। और ग्रुप का नेम भी है, जैसे कि एडमिन एट द रेट 33 है, एग्रियस, एजेक्स सिक्योरिटी टीम, अकीरा, ठीक है, एलेनाइट। और ये उसके बारे में एसोसिएटेड ग्रुप्स यहाँ पे बताए गए हैं, कौन कौन से ग्रुप से एसोसिएटेड है, और डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, थोड़ा नीचे आते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है हर एपीटी ग्रुप का नाम एपीटी से चालू हो। ठीक है, लेकिन क्योंकि माइटर को हर कोई फॉलो करते हैं, इसलिए इनके मल्टीपल नाम भी हो सकते हैं, जैसे एपीटी C23। ठीक है, अभी एपीटी C23 इसके अंदर और भी कुछ चीजें हैं जो कि इन्वॉल्व है। एपीटी C23 थ्रेड ग्रुप दैट हैज बीन एक्टिव एटलीस्ट 2014। ओके, फोकस्ड ऑपरेशंस इन मिडिल ईस्ट एंड ये सब चीजें हैं। ठीक है, जैसे कि ब्लाइंड ईगल, साउथ अमेरिका एस्पेनेज ग्रुप। ठीक है, उसके बारे में दिया गया है। तो आप ये ग्रुप के बारे में प्रॉपर पढ़ सकते हो, जैसे APT1 चाइनीज थ्रेड ग्रुप। ठीक है, और पीएलए के अंदर आता है, ये सब जो चीज है। अब इसको अगर आप ओपन करा है इसमें APT1 को, ठीक है, तो APT1 के अंदर यहाँ पे इससे एसोसिएटेड ग्रुप्स भी मेरे को बताएगा। ठीक है, इससे एसोसिएटेड ग्रुप्स वो यहाँ पर भी बता रहा था, ये उससे एसोसिएटेड ग्रुप्स यहाँ पर भी बता रहा था, इधर भी बताएगा। और यहाँ पर ये किस तरीके की, देखो हर एक एपीटी के ना अपने तरीके होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ये प्रॉपर ग्रुप्स में फॉर्म होके काम करते हैं, तो इनके काम करने का तरीका सेम होता है। और बिल्कुल ये माइटर अटैक के स्टेप्स को फॉलो करेंगे, एक जैसा ही फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप किसी एपीटी की टेक्निक को भी मिमिक कर सकते हो, या फिर कोई अगर कोई ब्लू टीमर है तो वो आइडेंटिफाई करने में कि एक्चुअल में अटैकर कौन है, वहां पर भी वो आइडेंटिफाई करने में अगर उसे माइटर अटैक को रेफर करता है, तो उसे काफी अच्छे से पता चलेगा कि एक्चुअल में अटैकर था कौन। ठीक है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली एपीटी को ही आइडेंटिफाई करना होता है कौन सी एपीटी है वो, ताकि उनके अकॉर्डिंग एक्शन लिया जाए। तो टेक्निक यूज इनकी देख लो, ये टेक्निक की आईडी दी गई है। ठीक है, सॉरी टैक्टिक की आईडी दी गई है। और यहाँ पर बताया गया है कि APT1 इसका यूज कहाँ कहाँ करता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर का कौन कौन सा यूज करता है, ठीक है, वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, पास द हैश, पॉइजन आईवी, PSXX, PW डैम। ठीक है, ये टूल के नाम है गाइस। ठीक है, जिनको वो यूज करते हैं। ठीक है, APT12 पे आते हैं। ठीक है, एसोसिएटेड ग्रुप डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे भी जाके और पढ़ सकते हो इनके बारे में। इनकी भी टेक्निक दी गई है, इनके भी सॉफ्टवेयर दिए गए। ठीक है, तो बिल्कुल आप किसी एपीटी को मिमिक भी कर सकते हो, और एपीटी अगर कोई है तो उसे आइडेंटिफाई करने में भी ये चीजें हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद कैंपेन पे आते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ ऐसे अटैक्स आपको दिखाए बताएगा। ठीक है, द सिक्योरिटी कम्युनिटी ट्रैक्स इंट्रूजन एक्टिविटी। ठीक है, तो 2015 में यूक्रेन पे इलेक्ट्रिक पावर अटैक हुआ था। ठीक है, तो ये कैंपेन था, इसके बारे में अगर पढ़ना चाहे तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। पावर अटैक। ठीक है, कौन से ग्रुप ने अटैक किया था? G0034 इसकी आईडी है। और इसका नाम है सेंड वॉर्म टीम। ओके, टेक्निक कौन सी यूज करते हैं? ये टेक्निक से यूज करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देखो कमांड एंड स्क्रिप्टिंग इंटरप्रेटर। ठीक है, तो वहां पर ये विजुअल बेसिक का यूज ले रहे हैं। ठीक है, आपको पता है ये एक लैंग्वेज है विजुअल बेसिक। ठीक है, उसके बाद इनिशियल एक्सेस के लिए एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, जनरली वेब प्रोटोकॉल का यूज ले रहा है, यानी कि वेब एप्लीकेशन हैकिंग के थ्रू ये अपना इनिशियल एक्सेस गेन करते हैं। ठीक है, प्रोसेस इंजेक्शन यूज करते हैं, DLL इंजेक्शन यूज करते हैं। ठीक है, सब डॉस डिनाइल ऑफ सर्विस करते हैं ये। ठीक है, ये प्रॉपर चीजें लिखी गई है, और उसके बाद यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस भी है पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे जितनी चीजें देखोगे उतने कम है। समझ में आया? और हम जो अभी तक मैट्रिक्स से देख रहे थे, एंटरप्राइज के लिए देख रहे थे, सेम यहाँ पर आपको मोबाइल के लिए भी दिख जाएगा। ठीक है, और उसके बाद सेम आपको आईसीएस के लिए भी दिख जाएगा, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम के लिए। तो फिलहाल आईसीएस और मोबाइल तो हमारा काम नहीं है, एंटरप्राइज पे आपको मेनली फोकस रखना है। ओके,
यहाँ तक समझ में आ गया? और यहाँ एंटरप्राइज़ में भी आओगे तो देखो और आपको दिखेंगे यहाँ पे विंडोज़, मैक, लिनक्स एक बार यहाँ पे भी आ जाओ। विंडोज़ का मैट्रिक्स है, मैक ओएस का मैट्रिक्स है, लिनक्स का मैट्रिक्स है। अब अगर मेरा टारगेट जिस भी मैं ऑर्गेनाइज़ेशन को टारगेट कर रहा हूँ, उसका नाम मैं फर्दर स्पेसिफिकेशन कर मुझे पता चला कि वहाँ पे लिनक्स यूज़ हो रहा है या फिर कोई क्लाउड यूज़ हो रहा है, ठीक है? तो वहाँ पर मैं किस तरीके की कौन-कौन सी चीज़ें कर सकता हूँ, वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। समझ आया? तो पूरा एक ब्लूप्रिंट है गाइस।